नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं मॉनिटरी पॉलिसी वाले चैप्टर को। तो देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। दोनों का अपना रोल होता है इकोनॉमी को बैलेंस करने में। सरकार इन दो तरह की पॉलिसीज का यूज करती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले बात करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, ये पॉलिसी सेंट्रल बैंक के थ्रू बनाई जाती है। इसका मेन गोल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। यहाँ पे दूसरी तरफ है फिस्कल पॉलिसी, जिसे डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस पॉलिसी का फोकस होता है रेवेन्यू जनरेट करना और एक्सपेंडिचर मैनेज करना, जैसे टैक्सेज लगाना और सरकारी खर्चे करना। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोन्स लेना महंगा हो जाता है, जिससे मार्केट में डिमांड कम होती है। वहीं मनी सप्लाई बढ़ाने से मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होती है। अब देखते हैं टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इसके इंपॉर्टेंट टूल्स हैं टैक्सेज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट टैक्सेज बढ़ाती है तो लोगों के पास पैसा कम बचता है, और जब सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये था बेसिक डिफरेंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी के दो इंपॉर्टेंट टूल्स, मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे ये याद रखें, मॉनिटरी पॉलिसी इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक एंड फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलेंगे कॉन्साइज और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, जो आपकी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसके साथ साथ हम हर सब्जेक्ट पर रेगुलर क्विजेस भी कंडक्ट करवाएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का सेल्फ चेक कर सके और हमेशा एग्जाम रेडी रहे। तो चलिए अब मॉनिटरी पॉलिसी को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इट। तो देखिए, इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक यूज करता है। इसका मेन पर्पज होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ये पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि भारत में आरबीआई। आरबीआई मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके पैसों का फ्लो रेगुलेट करता है। इस पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, ज़्यादा या कम, ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे। और ये सब किया जाता है कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में मॉनिटरी पॉलिसी एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। तो देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करना। एक देश का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इस तरह से कंट्रोल करता है कि बिजनेस को लोन लेना आसान हो जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़े और प्रोडक्शन तेजी से हो। जब इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है तो देश का विकास भी होता है। यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। तो देखिए, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है और चीज़ें महंगी हो जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर पैसा कम हो जाए तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ताकि आम आदमी की जेब पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। जैसे आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लोग कम लोन लेते हैं और खर्च कम करते हैं। इससे डिमांड थोड़ी कम होती है और प्राइसेज कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार को बढ़ाना। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब बिजनेसेस को सस्ते लोन मिलते हैं और डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने से नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे अगर एक टेक्सटाइल कंपनी को सस्ता लोन मिलता है
तो वो नए मशीन्स लगाती है और ज़्यादा लोगों को काम पे रखती है। इससे सोसाइटी में बेरोजगारी कम होती है। यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्टिव है टू स्टेबिलाइज एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है रुपये का वैल्यू स्टेबल रखना, स्पेशली अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर। अगर रुपये की वैल्यू गिरती है तो इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती है। मान लीजिए एक मोबाइल का प्राइस है $10 और पहले एक यूएस डॉलर का वैल्यू था ₹10। तो यहाँ पे मोबाइल का कॉस्ट हुआ 10 × 10 = 100। अब मान लीजिए रुपये की वैल्यू गिर गई और एक यूएस डॉलर = 15 हो गया। अब वही मोबाइल का कॉस्ट हो जाएगा 15 × 10 = 150। मतलब सेम मोबाइल अब ₹50 ज़्यादा महंगा हो गया, सिर्फ रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से। इसलिए सेंट्रल बैंक कोशिश करता है कि रुपये का रेट स्टेबल रहे, ताकि ऐसे फ्लैक्चुएशंस की वजह से इंपोर्टेड गुड्स का दाम ना बढ़े और इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चले। तो दोस्तों, मॉनिटरी पॉलिसी के ये 4 पिलर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मिलके देश की इकोनॉमी को बैलेंस में रखते हैं और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। दोनों का यूज सेंट्रल बैंक करता है, लेकिन डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस में। तो चलिए हर एक को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में, जिसे हम एकोमोडेटिव पॉलिसी भी कहते हैं। तो देखिए, इसका पर्पज है टू इंक्रीज मनी सप्लाई। तो इसका मेन फोकस होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना, ताकि ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। तो हमारे देश में आरबीआई इस पॉलिसी का यूज करता है ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जा सके। ऐसे सिचुएशन में आरबीआई को लगता है कि पैसा सिस्टम में कम है, लोग खर्च नहीं कर रहे और बिजनेसेज इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इस केस में आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे पैसा मार्केट में इजीली फ्लो करे। इन्हीं स्टेप्स को हम मेजर्स कहते हैं। तो चलिए अब इन मेजर्स को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। तो देखिए, जब आरबीआई रेपो रेट या बैंक रेट को कम करता है तो बैंक्स भी लोन्स पर इंटरेस्ट कम कर देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। जैसे अगर पहले लोन 10% इंटरेस्ट पर मिल रहा था और अब वो 5% पर मिलने लगे, तो लोग ज़्यादा खर्च करने के बारे में सोचेंगे। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है और पैसा सर्कुलेट होता है। यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है बैंक्स के रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम करना, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब आरबीआई इन्हें कम करता है तो बैंक्स को अपना कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे अगर कैश रिजर्व रेशियो 4.5% से 3.5% कर दिया जाए तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा बच जाता है, जो वो लोगों को लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। इससे क्रेडिट फ्लो बढ़ता है और मार्केट में लिक्विडिटी आती है। यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना। इस प्रोसेस को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं। जब आरबीआई मार्केट से सिक्योरिटीज खरीदता है तो उसके बदले में पैसा देता है, जो डायरेक्टली बैंक्स और इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। जैसे अगर आरबीआई 10,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है तो इतना पैसा मार्केट में इंजेक्ट हो जाता है। ये पैसा बिजनेसेज और कंज्यूमर्स तक पहुंचता है भाया बैंक्स, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती है। अब बात करते हैं एम्स ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी। यहाँ पे पहला पॉइंट है टू स्टिमुलेट बिजनेस एक्टिविटी। तो देखिए, जब पैसा आसानी से मिलता है तो बिजनेसेज नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं और सर्विसेज एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो दोस्तों, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी से कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इंक्रीज होता है। ये इसलिए क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और उन्हें लोन भी सस्ता पड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, जब डिमांड और प्रोडक्शन दोनों बढ़ता है
तो बिजनेसेज को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें दोस्तों, एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर पैसा ज़्यादा हो जाए मार्केट में और सप्लाई उतनी ना हो तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्राइसेज रैपिडली बढ़ने लगते हैं, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जो आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी पे। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज होता है पैसा कम करने के लिए। इसके पर्पज़ की बात करें तो इसका पर्पज़ है टू डिक्रीज मनी सप्लाई। तो दोस्तों इसका पर्पज़ होता है मार्केट में एक्सेस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जब चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तो सेंट्रल बैंक को एक्शन लेना पड़ता है ताकि इकोनॉमी ओवरहीट ना हो। आरबीआई इस पॉलिसी के जरिए पैसा खींच लेता है मार्केट से और डिमांड को थोड़ा कंट्रोल करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेन मेजर्स कौन से होते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप्स होता है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना। तो देखिए, जब आरबीआई रेपो रेट या बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो बैंक्स भी लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। इससे लोग और बिजनेसेज लोन लेने से कतराते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पर्सनल लोन 10% पर मिल रहा था, लेकिन आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 12% कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोग अननेसेसरी बोरोइंग अवॉइड करेंगे। इससे मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट होगा और डिमांड थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है रिजर्व रेशियो को बढ़ाना। तो देखिए, जब आरबीआई दूसरे बैंक से कहता है कि वो अपना ज़्यादा पैसा उनके पास रिजर्व में रखे तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। जैसे अगर कैश रिजर्व रेशियो 4.5% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए तो बैंक्स को 6% ऑफ दियर टोटल डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 94% पैसा मार्केट में दे सकते हैं। इससे भी लिक्विडिटी रेड्यूस होती है। हम लोग कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट मेजर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना। इसका मतलब ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मार्केट से पैसा निकालना। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है तो इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदने के लिए कैश देते हैं और वो कैश मार्केट से निकल जाता है। जैसे अगर आरबीआई 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स बेचता है तो बायर्स को पेमेंट करनी पड़ती है। इससे बैंक और पब्लिक दोनों के पास पैसा कम हो जाता है और डिमांड में नेचुरल स्लोडाउन आता है। तो बात करते हैं इसके एम की। तो देखिए, इन सभी मेजर्स का फाइनल गोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तब लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे प्राइसेज बढ़ने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी उस एक्स्ट्रा पैसा को सिस्टम से निकाल के डिमांड को मॉडरेट करती है, जिससे प्राइसेज स्टेबल होते हैं। जैसे 2010 के आसपास आरबीआई ने रेपो रेट बार बार बढ़ाया था। ये इसलिए क्योंकि फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। इन पॉलिसीज से डिमांड थोड़ी सी कम हुई थी और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आया था। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी एक तरह का ब्रेक सिस्टम है। इसका यूज आरबीआई तब करता है जब इकोनॉमी में ओवर स्पीड यानी कि हाई इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इस स्लाइड में हमने टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम समझेंगे मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया को। तो सबसे पहले समझते हैं भारत में मॉनिटरी पॉलिसी यानी मुद्रा नीति के लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। तो देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज गवर्न्ड बाय द आरबीआई एक्ट 1934 एंड आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में मॉनिटरी पॉलिसी को बनाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास होती है। ये जिम्मेदारी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को दी गई है।
इस कानून में साफ साफ लिखा गया है कि देश की मुद्रा नीति बनाना आरबीआई का काम है। यानी आरबीआई ही वो प्रमुख संस्था है जो डिसाइड करती है कि देश में पैसा का फ्लो कैसे होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा और इकोनॉमी को स्टेबल कैसे रखा जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का इवोल्यूशन, यानी इसमें समय के साथ क्या क्या बदलाव आए। तो देखिए, ये बदलाव मेनली दो फेजेस में देखे जाते हैं, प्री 2016 और पोस्ट 2016। तो पहले बात करते हैं प्री 2016। तो देखिए, उस समय आरबीआई गवर्नर के पास मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की पूरी अथॉरिटी थी। वो ही डिसाइड करते थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए या कम करे या लिक्विडिटी कैसे मैनेज की जाए। उस समय पूरी पॉलिसी उनके डिसीजंस पर डिपेंड करती थी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस दौरान आरबीआई गवर्नर को एक टेक्निकल कमेटी की सलाह भी मिलती थी। ये कमेटी अलग अलग एक्सपर्ट से बनी होती थी जो मार्केट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को स्टडी करके अपने इनपुट्स देते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कमेटी सिर्फ रिकमेंडेशन देती थी, फैसला गवर्नर का होता था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर हैड वेटो पावर ओवर डिसीजंस। यानी अगर कमेटी के कुछ मेंबर्स किसी डिसीजन से सहमत नहीं होते तब भी गवर्नर के पास वेटो पावर होती थी। यानी अगर कोई मतभेद होता तो गवर्नर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग माना जाता। इसका मतलब ये था कि आरबीआई गवर्नर के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल था मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। अब बात करते हैं 2016 के बाद के बदलाव की। तो देखिए, 2016 में एक हिस्टोरिकल चेंज आया जब फाइनेंस एक्ट 2016 के जरिए आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया। इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का प्रोसेस ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल और डेमोक्रेटिक बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसी अमेंडमेंट के तहत एक नए बॉडी का गठन हुआ जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक मल्टी मेंबर कमेटी है जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स और आरबीआई के लोग शामिल होते हैं। आज के समय में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही ऑफिशियली मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई गवर्नर अब अकेला डिसीजन मेकर नहीं है। हर मेंबर का वोट काउंट होता है और मेजोरिटी के बेसिस पर अब डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी है और अकाउंटेबल भी, क्योंकि सभी मेंबर्स अपने डिसीजंस का रीजनिंग पब्लिक करते हैं। इस कमेटी के डिसीजन से अब मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस में बैलेंसिंग ऑफ व्यूज होता है, ना सिर्फ आरबीआई के बल्कि सरकारी और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के भी। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो आज भारत की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का मेन बॉडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने की सिफारिश सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी ने की थी। ये कमेटी आरबीआई ने ही बनाई थी इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मॉनेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए। इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि पॉलिसी बनाने का काम एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को दिया जाए। ये इसलिए ताकि डिसीजंस एक व्यक्ति के बजाय कलेक्टिव विजडम से लिए जा सके। अब बात करते हैं लीगल बेसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और फिर उसका लीगल बेस तय किया गया। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया और नए सेक्शन 45 जेड को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सेक्शन के तहत ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑफिशियल गठन हुआ। यानी अब आरबीआई गवर्नर अकेला नहीं बल्कि एक पूरी कमेटी मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ओरिजिन एंड लीगल बेसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ की प्रोविजंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं।
ये 6 लोग मिलकर पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें आरबीआई के लोग भी होते हैं और सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये कमेटी साल में कम से कम 4 बार मिलती है, यानी इसका एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वार्टर में एक बार बैठक होती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी स्टैंड्स डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के हर मेंबर का टेन्योर 4 साल का होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी मेंबर दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते, चाहे उनका काम अच्छा ही क्यों ना हो। यहाँ पे अगला पॉइंट है कोरम के बारे में। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि एक मीटिंग को वैलिड होने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अगर 4 से कम लोग मीटिंग में होते हैं तो वो मीटिंग नहीं चल सकती। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर वोटिंग में टाई हो जाता है, यानी 3-3 वोट्स पड़ते हैं, तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, मतलब फाइनल डिसीजन उनका ही माना जाता है। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने की प्रोविजंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी को देखा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए, पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले आता है आरबीआई गवर्नर, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। वो इस कमेटी को लीड करते हैं और मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। तो देखिए, ये मॉनिटरी पॉलिसी के लिए स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड, यानी एक और ऑफिशियल आरबीआई बोर्ड द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये मेंबर भी आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बचे हुए 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। जनरली इकोनॉमिक्स या बैंकिंग के फील्ड के ये प्रोफेशनल्स होते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को डिटेल में समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।